हेलो एवरीवन, आई होप आप सबने एनालिसिस वाली वीडियो देख ली होगी और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो भी जाके प्लीज़ उसको देखें बिकॉज़ वो आपको केवीएस में बहुत हेल्प करेंगी। एज आई प्रॉमिस यू, मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो मेरे डिस्क्रिप्टिव वाला कंप्लीट हो गया पोर्शन, तो डिस्क्रिप्टिव वाला आज हम आपस में डिस्कस करेंगे ताकि इससे आप कुछ चीज़ें सीखें। कितना कितना हमें अटेम्प्ट करना था उस हिसाब से लिखे। तो पहला क्वेश्चन था आपका, डिफरेंस बिटवीन प्रिस्टिस एंड लेबियो ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स दैट दे आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप एक बार प्रिस्टिस की शेप देखो, प्रिस्टिस होती कैसी फिश है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर विजुअलाइज करें। जो प्रिस्टिस है वो एक कार्टिलेजनस फिश है और उसके पास करेक्टरिस्टिक आगे एक नोज है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम। ठीक है। अब इसके पास क्लास्पर्स होते हैं जो बियॉन्सी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आउटर क्लास्पर लेंथ, इनर क्लास्पर लेंथ, और माउथ में इसमें हल्का सा गैप होता है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था पहला था स्केलेटन के बेसिस पे। तो प्रिस्टिस जो है वो हमारी कार्टिलेजनस फिश है, लेबियो जो है वो हमारी बोनी फिश है। तो पहला तो यही था कि जो स्केलेटन है प्रिस्टिस में वो कार्टिलेजनस इन नेचर है और जो स्केलेटन है बोनी फिश में वो बोनी इन नेचर है। फिर हम ये लिख सकते थे कि जो प्रिस्टिस है वो क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स में बिलोंग करती है और यहाँ पे बोन्स एब्सेंट होती है, जो फ्लेक्सिबल कार्टेज उसको रिप्लेस करता है। और बोनी फिश में एंडोस्केलेटन जो है वो वेल डेवलप्ड है और ट्रू बोन से बना होता है। अब रही बात स्विम ब्लेडर की, स्विम ब्लेडर सॉ फिश या कार्टिलेजनस फिश में होते हैं एब्सेंट, तो उसकी वजह से इनको कॉन्टिन्यूसली मतलब अपने आप को मूव करते रहना पड़ता है ताकि ये बियॉन्सी मेंटेन करें और डूबे नहीं। जबकि लेबियो में प्रॉपर स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। और स्विम ब्लेडर क्या होते हैं, गैस फिल्ड सैक, मतलब एक बोरी जैसा मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैस फिल होती है, जो फिश को बियॉन्सी मेंटेन करने में हेल्प करती है। पोजीशन ऑफ माउथ, तो ये चीज़ याद रखना कि कार्टिलेजनस का जो माउथ है वो वेंट्रल होता है, जबकि बोनी फिशेस में जो माउथ है वो टर्मिनल होता है। स्केल्स जो हैं कार्टिलेजनस फिश में प्लेकॉइड टाइप्स के होते हैं, डर्मल डेंटिकल्स, और ये स्केल्स जो हैं वो टूथ लाइक मतलब टीथ की तरह होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर इनेमल डेंटाइन पल्प कैविटी से मिलता जुलता है। जबकि बोनी फिशेस में जो बॉडी है वो साइक्लोइड स्केल से कवर है, जो थिन स्मूथ सर्कुलर बोनी प्लेट्स हैं, टिपिकल ऑफ मैनी बोनी फिशेस। प्रिस्टिस जो है वो कार्टिलेजनस फिश को रिप्रेजेंट करेगी कार्टिलेजनस स्केलेटन के साथ। उसमें स्विम ब्लेडर एब्सेंट है, उनका माउथ वेंट्रल है और स्केल्स प्लेकॉइड है। अगर तुम इतना भी लिख के आते ना हाफ मार्क्स, तो आपको इजीली 1 मार्क्स हर उस ऑप्शन में मिल जाता। अब जो ये है ये हमारी लेबियो है, इसके ऊपर दिखाए हुए हैं साइक्लोइड स्केल्स, दीज आर साइक्लोइड स्केल्स, और ये एक बोनी फिश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक प्रोटीन पूछा था जो एग वाइट में प्रेजेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर लेवल बताना है। तो वो प्रोटीन होता है ओवा एल्ब्यूमिन। जो मेन प्रोटीन है एग वाइट में उसको हम बोलते हैं ओवा एल्ब्यूमिन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो अब जो बच्चे केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या करना है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस पढ़ के जानना है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये 1 मार्क 2 मार्क्स का था। अब एग वाइट टर्न्स वाइट और ओपेक ऑन हीटिंग, ऐसा क्यों होता है? जब हम एग को हीट करते हैं तो कुछ चीज़ें हैपन होती है। सबसे पहली चीज़, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन में 3D स्ट्रक्चर है। तो अगर हम प्रोटीन को नॉर्मली कॉमन सेंस से हीट करेंगे तो वो डीनेचुरेशन में चला जाएगा, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो हीट क्या करेगी, वीक बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक इंट्रैक्शन है। तो प्रोटीन जो है अपना नेटिव स्ट्रक्चर लूज कर देगा, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर लूज कर देगा और अनफोल्ड हो जाएगा। जब वो डीनेचर हो जाएगा तो वो कोएगुलेट कर देगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो जो अनफोल्डेड प्रोटीन चेन्स हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी और एक नेटवर्क बन जाएगा। अब यहाँ पे अपीयरेंस चेंज होगी। हमने एग को देखा है, रॉ एग वाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, लाइट उससे ईजिली पास थ्रू करती है। पर जब हम एग को बॉईल करते हैं तो वो ओपेक हो जाता है और प्रोटीन नेटवर्क जो है वो स्कैटर करता है लाइट को। तो यही लिखा है यहाँ पे, ये देखो ये एल्ब्यूमिन है, ओवा एल्ब्यूमिन, ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। पर जैसे जैसे अब हम इसको हीट कर रहे हैं, मतलब ऑमलेट बना रहे हैं, तो इनसॉल्युबल हो गया है हमारा। इस तरीके से प्रोटीन थर्मल इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन हुई है। ये डीनेचुरेशन रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। तो नेटिव स्टेट में हमारे पास SH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको जब हमने हीट किया तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करके क्रॉस लिंकिंग करते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था आपका,
वाई मेच्योर न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। देखो ये क्वेश्चन जस्ट मतलब अगर आपने माइटोसिस मियोसिस वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वीजेंट स्टेज के बारे में। तो क्वीजेंट स्टेज के बारे में जो जी नॉट स्टेज है कि सम सेल्स ऑन मैच्योरेशन डू नॉट डिवाइड एंड अंडरगो क्वीजेंट सेंटर स्टेट, और उसको बोला है जी नॉट फेज। वहाँ पे एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स का, तो ये क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम किया गया। जो मैच्योर न्यूरॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक, क्योंकि माइटोसिस के बाद ये डिवीजन करना बंद कर देते हैं और परमानेंटली सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं। तो ये कौन से फेज में रिमेन होते हैं? जी नॉट फेज में। इसका रीज़न क्या है? न्यूरॉन्स जो है उनका हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर होते हैं। जैसे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, साइनेप्सिस प्रेजेंट होते हैं। जो सेल डिवीजन है वो इनके आर्किटेक्चर को डिसरप्ट कर सकता है। यहाँ और क्या हो सकता है? सेल साइकिल की मशीनरी लॉस हो सकती है। की रेगुलेटर जो हैं सेल साइकिल में वो है साइक्लिन, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, वो इनएक्टिव और सप्रेस्ड होते हैं। तो जो सेल है वो दोबारा माइटोसिस में एंटर नहीं हो सकता अगर वो एक बार जी नॉट फेज में एंटर कर जाता है। एनर्जी जो है वो हम कंडक्शन और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में लगाते हैं, सेल डिवीजन में नहीं लगाते। और जीन एक्सप्रेशन जो है वो शिफ्ट होता है, जीन को है वो अच्छे से रेगुलेटरी होते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जब हम लैक ऑपरोन पढ़ते हैं कि लैक्टोज प्रेजेंट है, एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, तो जीन्स भी इस तरीके से प्रॉपर स्विच ऑफ होते हैं। जबकि जो जीन्स है न्यूरो ट्रांसमिशन और साइनेप्टिक एक्टिविटी के वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कैसे हेल्प करती है मैच्योर न्यूरॉन्स की? पोस्ट माइटोटिक और जी नॉट स्टेट में रहने की प्रॉपर्टी कैसे हेल्प कर रही है स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फंक्शन में? ये स्टेबल न्यूरोनल सर्किट बनाने में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, जो साइनेप्टिक कनेक्शन है वो रिमेन फिक्स रहते हैं। उससे क्या होगा? हमारी मेमोरी प्रिजर्व रहेगी और जो बिहेवियर हमने लर्न किया है, जो कंडीशनिंग से लर्न किया है, वो सेम रहेगा। सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, कंसिस्टेंट होगी, कॉन्टिन्यूस होगी और रिलायबल कम्युनिकेशन पाथवे उसमें होंगे। ये डिस्ट्रप्शन से प्रिवेंट करेगी हमारी नेटवर्क की इंस्टेबिलिटी को और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टेज को प्रमोट करेगी। अब वही एनसीईआरटी का यही जिस्ट है कि जो मैच्योर न्यूरॉन्स हैं वो जी नॉट फेज में रहते हैं। किस वजह से? ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, और उनमें लॉस ऑफ डिवीजन मशीनरी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक। तो ये देखो एनसीईआरटी से उठी हुई स्टेटमेंट तो है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि डायरेक्टली बिल्कुल एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड थी, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। उससे क्या होता है? स्टेबल न्यूरल नेटवर्क बना रहता है और कंसिस्टेंट सिग्नलिंग मूव करती है, जिससे क्या होगा? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेन होगी। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन था, कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल क्या है? एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ऐसा नहीं है, इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, बट जो लाइट रिएक्शन के दौरान हम एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म करते हैं वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होती है, क्योंकि यहाँ पे हम शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्विन साइकिल एक सीरीज़ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, जो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ये एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज करेगा, CO2 को फिक्स करने में हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ ग्लूकोज और ट्रायोज फॉस्फेट भी बनते हैं। अब 3 स्टेजेस कौन सी हैं? उनके प्रोडक्ट फॉर्म क्या क्या थे? रिडक्शन, रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन। ये आपको मैंने एक जिस्ट दिया है कैल्विन साइकिल का। 3 ही स्टेप्स हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ओके, तो प्रोडक्ट लिखना था। जैसे कार्बोक्सिलेशन क्या है कि CO2 जो है वो कंबाइन करेगी। अब इसका जो इनिशियल हमारा सब्सटेंस है मतलब हमारा कैल्विन साइकिल में वो है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, RUBP इनिशिएटर। उससे CO2 कंबाइन करेगा और ये अपनी कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो करेगा। यहीं पे अगर रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो वहाँ पे फिर कौन सी साइकिल होगी? आपकी होगी फोस्फोग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब हम कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे रुबिस्को अपनी कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी शो करेगा और उससे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब रिडक्शन में क्या होता है कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमने कार्बोक्सिलेशन में बनाया है वो उसको हम रिड्यूस करेंगे ATP NADPH यूज़ करके, और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। अब रीजनरेशन में क्या है? कुछ ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट को हम यूज़ करेंगे फिर से रिबुलोज बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करने के लिए, और इसमें सिर्फ ATP रिक्वायर है।
प्रोडक्ट इसका क्या है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो है वो दोबारा से फॉर्म हुआ है। जिस्ट यहाँ पे यही है कि जो केल्विन साइकिल है वो एक लाइट इंडिपेंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे है जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसके 3 स्टेजेस हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन और तीनों का प्रोडक्ट। इतना ही लिखना था 4 मार्क्स में, इससे ज़्यादा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। Component of complex 5. This is also question directly from NCERT. I can't say this question is out of NCERT. So as we know हमारी ETC साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो क्रेब्स साइकिल के बाद हम करते हैं। उसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड कौन सा एंजाइम है ETC में, तो आपको याद रखना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेसिस। फिर जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो हमारा ATP सिंथेज है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NADPH रिडक्टेज है। कॉम्प्लेक्स 5 जो है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, F0 पार्ट और F1 पार्ट। लोकेशन क्या है और रोल क्या है इनका ATP सिंथेसिस में। जो F0 कंपोनेंट है वो हमारा एम्बेडेड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये क्या फंक्शन करता है, ये प्रोटॉन चैनल को फॉर्म करता है, H पॉजिटिव आयन चैनल को फॉर्म करता है, जिससे हमारे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो फ्लो करते हैं। कहाँ से, IMS इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे क्या होता है, हमारी जो ये F0 और F1 है वो एक रोटेटरी मशीन है, तो उसमें रोटेशन होगी। रोटेशन होने से ADP से ATP जनरेट होगा। F1 कंपोनेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेट करता है। इसके पास कुछ कैटालिटिक साइट होती हैं ATP को फॉर्म करने के लिए, और जो F0 साइकिल से रोटेशनल एनर्जी रिलीज हो रही थी उस रोटेशनल एनर्जी को F1 कंपोनेंट यूज़ करता है, जिससे ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका मैकेनिज्म क्या है, F0 F1 जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती है, H पॉजिटिव फ्लो करते हैं F0 के थ्रू, उससे क्या होगा, रोटेशन होगी। ये रोटेशन इंड्यूस करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है कन्फर्मेशनल चेंजेस F1 में, जिससे क्या होता है ATP सिंथेसिस होती है। सो दिस इज़ योर कंक्लूजन और जस्ट कि कंपोनेंट F0 F1 है। F0 इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और ये प्रोटॉन चैनल बनाता है। जस्ट वेट, सॉरी, F1 जो है वो मैट्रिक साइड है, सिंथेसाइज करती है ATP को, और ये टुगेदर प्रोड्यूस करते हैं ATP को वाया केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोटॉन ड्रिवन रोटेशन मैकेनिज्म है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिखाया गया है आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टे और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, प्लस ये दिखाया गया है कि जो ATP सिंथेसिस है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है। ये है स्ट्रक्चर, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना था इफ़ दे आस्क फॉर डायग्राम इन एग्जाम। अब एक क्वेश्चन था कि WBC फर्स्ट क्यों होते हैं रिस्पॉन्ड करने में, विच WBC इज़ फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन। तो जो फर्स्ट WBC है जो रिस्पॉन्ड करता है साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन को, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रक्चरल फीचर, देखो न्यूट्रोफिल का एक स्ट्रक्चर बना देना, इसमें ट्राइलोब स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है, टिपिकली उसमें 3 से 5 लोब होते हैं जो थिन स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसको PMLO भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रैन्युलर है, क्योंकि ये ग्रैन्युलोसाइट साइट होता है, और इसमें फाइन न्यूट्रल स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं। इन ग्रैन्यूल में एंजाइम होते हैं जो माइक्रोब को किल करने में हेल्प करते हैं, और इसकी शेप क्या है, अमोइबेड है, और ये फ्लेक्सिबल है, जिससे ये कैपिलरी वॉल्स के थ्रू स्क्वीज होता है। और जो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन पूछी थी उसको हम एक्स्ट्रावसेशन और डायपैडेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रोफिल मूव फ्रॉम ब्लड टू साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड डायपैडेसिस। केमिकल नेचर पूछी गई थी आपसे 2 हार्मोन्स की, एक एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कॉर्टिसोल। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7। तो जो आपका एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड। कॉर्टिसोल जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो जो पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है उसका जो रिसेप्टर है वो हमें सेल के सरफेस पे मिलेगा, और स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो लिपिड रेंस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, सो दे कैन इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनका रिसेप्टर हमें मिलेगा न्यूक्लियस या साइटोसोल में। तो हमें यहाँ पे ये बताना था कि मैकेनिज्म क्या है हार्मोन एक्शन का।
पेप्टाइड हार्मोन में जो रिसेप्टर है वो सेल सरफेस रिसेप्टर है। हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर से जाके मूव करेगा, वहाँ पे आपकी GPCR चलेगी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR सिग्नलिंग चलेगी, G-अल्फा-S, उससे आपका बनेगा एडेनाइलेट साइक्लेस, उससे आपका सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होगा जो है साइक्लिक AMP, और वो एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज A को, एंड प्रोटीन काइनेज A फर्दर आपका टारगेट टिश्यू का एक्सप्रेशन करवाएगा। स्टेरॉयड रिसेप्टर जो है वो डायरेक्टली अंदर चले जाएंगे, अंदर जाने के बाद वो डायरेक्टली साइटोसोल न्यूक्लियर में जहाँ पे उनके रिसेप्टर हैं वहाँ पे जाके टारगेट टिश्यू का एक्सप्रेशन करवाएंगे। तो ACTH जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा सेल सरफेस पे। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है जो मेनली CAMP पाथवे है, और ये रैपिड पर शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है, देयरफॉर ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेंगे। ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो रेगुलेट करता है जीन की ट्रांसक्रिप्शन को, ये प्रोड्यूस करते हैं स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। यहाँ पे ये नोट याद रखना है कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर और सेकेंड मैसेंजर के थ्रू काम करता है, वेयर जो कॉर्टिसोल है वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर और जीन रेगुलेशन के थ्रू काम करता है। अब आर्ट इन्होंने शॉर्ट फॉर्म उठाई है, ये चैप्टर आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए था कि you have to teach about sex education in your school, so how you can handle the child। तो आर्ट जो है उसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। इनको हम ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये असिस्ट करते हैं नेचुरल रिप्रोडक्शन को अटेन करने में उन कपल्स में जो इनफर्टाइल हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम है, लाइक गैमेट ट्रांसपोर्ट में, फर्टिलाइजेशन में, इम्प्लांटेशन में। ये मेडिकल टेक्निक्स हैं जो आर्टिफिशियली हम करते हैं और ये अचीव करने में हेल्प करती है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। 2 टेक्निक्स जहाँ पे गैमेट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें सीमेन का सैंपल कलेक्ट होता है डोनर से और डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस में या सर्विक्स में। ये तब होता है जब स्पर्म काउंट और मोटिलिटी जो है डोनर की वो लो है, मतलब प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही, पर यूट्रस और सर्विक्स का इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल गुड है एक बेबी को बड़ा करने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बॉडी के इनसाइड है। दूसरी है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यहाँ पे स्पर्म और ओवन दोनों ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन यूजुअली हम फीमेल बॉडी के इनसाइड करते हैं नेचुरली, और ये तब होती है जब किसी में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, मतलब स्पर्म को एंट्री नहीं मिल रही पर फैलोपियन ट्यूब वर्क प्रॉपर कर रही है। इसको हम आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि असिस्ट करती है नेचुरल रिप्रोडक्शन में यूजिंग मेडिकल टेक्निक्स। और यहाँ पे बी ऑप्शन में आना था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफॉर्म। अब आपका था एक जेनेटिक्स से आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि गिवन ऑफस्प्रिंग कितने हैं, स्मूथ और येलो के और स्मूथ और ब्राउन के। तो हमें इनका टोटल करके पहले रेशो चेक किया, तो हमारी नियरली रेशो आ रही थी 3:1। यहाँ पे रफ इंडिविजुअल्स अपीयर नहीं हो रहे थे, तो यहाँ से हमने क्या इंटरप्रिटेशन किया कि SS एब्सेंट है, तो जो एक पेरेंट है वो डोमिनेंट होगा। 3:1 रेशो पोर्ट कलर में उन्होंने कैसे शो किया, YY क्रॉस YY से। तो पॉसिबल पेरेंटल जीनोटाइप आपका ये होगा, एक डोमिनेंट होगा पेरेंट, दूसरा पेरेंट हमारा हेट्रोजाइगस होगा। जब हमने क्रॉस किया होमोजाइगस डोमिनेंट को और होमोजाइगस रिसेसिव को, तो गैमेट्स मिले हमें कैपिटल S कैपिटल Y और स्मॉल s स्मॉल y। तो ऑफस्प्रिंग हमारा ये बना। तो फिनोटाइप क्या हुआ, 100% स्मूथ सरफेस लीव्स और येलो पोर्ट्स। सो 10th क्वेश्चन आपका था बायोटेक्नोलॉजी से या फिर आप लगा लो जेनेटिक्स वाले चैप्टर से। हमें ओरिजिनल DNA सीक्वेंस क्या गिवन था, ATG CGT TAT CGG GAG TAG। अब हमें DNA सीक्वेंस गिवन है, हमें सेंट्रल डोग्मा पता है कि फिर mRNA बनेगा, कोडोन्स, अमाइनो एसिड। तो हमने जब इसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिखा तभी बोलते हैं, वो टेबल अच्छे से याद करो कोडोन वाला। तो मिथ्योनिन, आर्जिनिन, टायरोसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट और स्टॉप।
ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब इन्होंने क्या पूछा, अगर हम पॉलीपेप्टाइड में चेंज लाते हैं या कोई म्यूटेशन करते हैं और कोडोन हमारा CGG से GGG में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड चेंज हुआ है। पहला अमाइनो एसिड आर्जिनिन था पर अब वो ग्लाइसिन है। तो एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया, तो अब हमारा क्या होगा सीक्वेंस, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, टायरोसिन। अब आर्जिनिन की जगह यहाँ पे आ गया ग्लाइसिन। अब म्यूटेटेड सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हो रहा है कोडोन चेंज। पहले में हमने अमाइनो एसिड चेंज किया था, यहाँ पे कोडोन चेंज हो रहा है। तो अमाइनो एसिड यहाँ पे आर्जिनिन से किस में चेंज हुआ है, प्रोलीन में। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है। तो ये दोनों किस टाइप की म्यूटेशन है, मिससेंस टाइप की म्यूटेशन है, जहाँ पे एक सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज कर देती है। ये कोई स्टॉप कोडॉन क्रिएट नहीं करता पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देता है। ये दोनों ही पॉइंट सब्सटीट्यूशन और मिससेंस म्यूटेशन है। देन उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था, अपना क्वेश्चन पेपर लिख के बैठना। तो रिकरेंट फीवर से हमने ये डायग्नोस हो जाना चाहिए कि वो कौन सी डिसीज़ की बात कर रहे हैं, मलेरिया की। इसका मोस्ट फैटल स्पीशीज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में ही डिटेल में NCERT में मेंशन है इन जस्ट वन लाइन। जो सब्सटेंस है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में आपको मेंशन भी की गई है। जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है फीवर को बार बार करने के लिए वो है हाइमोजोइन। सोर्स क्या है, ये रप्चर्ड RBC से रिलीज होता है, जिसको जो इन्फेक्ट होते हैं प्लाज्मोडियम से। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो इन्फेक्शन कॉज करेगा, स्पोरोजाइट प्रोड्यूस करेगा, फिर वो लीवर में जाके मीरोजॉइट्स बनेंगे, फिर गैमेटोसाइट बनेगा और दूसरे मॉस्किटो को जाके इन्फेक्ट करेगा। ये कैसे ट्रांसमिट होता है हमारा मलेरिया, बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मॉस्किटो जो है वो स्पोरोजाइट इंजेक्ट करता है ह्यूमन ब्लड में। पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं लिवर RBC में। जब दूसरा मॉस्किटो बाइट करता है, ये पैरासाइट को पिक करता है और इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड करता है। मैंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब 2 डिसीजेस बतानी थी जिनका ट्रांसमिशन सिमिलर ही है कि वो मॉस्किटो बाइट से ही होता है। तो एक है डेंगू फीवर, एक है चिकनगुनिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉज करता है, हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है, ये ट्रांसमिटेड होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से, और डेंगू और चिकनगुनिया। ऊपर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, इतना डिटेल में नहीं लिखना था। अगर तुमने ये 4 पॉइंट्स भी लिखे हैं ना, यू कैन ईजिली गेट मार्क्स। अब ये था आपका बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन 12th। कॉम्पिटेंट होस्ट होता क्या है? कॉम्पिटेंट होस्ट यूजुअली सेल में हम बैक्टीरिया को बोलते हैं, लाइक इकोलाई, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो फॉरेन DNA को अपने अंदर ले ले और उसको मतलब अपनी सराउंडिंग में लेकर दूसरे में ट्रांसमिट कर सके। कॉम्पिटेंट होस्ट की नीड क्या है? नॉर्मल सेल्स जो है वो रेडली DNA को पिक नहीं कर सकते क्योंकि सेल के पास मेम्ब्रेन है, वॉल बैरियर्स है, इसीलिए हम DNA आइसोलेशन में सबसे पहले सेल वॉल्स को ब्रेक करते हैं। हम सेल की कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? उनको कुछ ट्रीटमेंट देके, जैसे कैल्शियम से ट्रीट किया, या हमने उनको कैल्शियम से ट्रीट किया या हाई हीट से ट्रीट किया, तो ये क्या करेगा, DNA अपटेक एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा और इनेबल करेगा ट्रांसफॉर्मेशन को, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA। तो उससे क्या होगा, जीन क्लोनिंग और एक्सप्रेशन फैसिलिटेट होगा। अब 2 ऑल्टरनेटिव टेक्निक क्या है केमिकल्स के बिना? बायोलिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं जीन गन, यहाँ पे DNA को हम कोट करते हैं गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल से और शॉर्ट करते हैं सेल में, और इसको हम यूजुअली प्लांट सेल में यूज़ करते हैं। देन एक टेक्निक है इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें एक ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक हम देते हैं जिससे टेम्परेरी पोर्स क्रिएट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में और DNA एंटर हो सकता है उस पोर्स के थ्रू। अब एक और क्वेश्चन था, ये एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से था, मतलब सेकेंड चैप्टर से। तो क्रायोजीन्स क्या है? क्रायोजीन्स जो हैं वो हम बैक्टीरियम बैसिलस थरंजिएंसिस में पाए जाते हैं। ये एनकोड करते हैं कुछ क्रिस्टल प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन, और ये टॉक्सिक हैं स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट को। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की? इनसे हम BT क्रॉप्स बना रहे हैं आजकल, जो BT वॉर्म को मतलब प्रिवेंट करते हैं, BT
बैसिलस थ्रंजिनेंसिस बैक्टीरियम की जो डिसीज़ कॉजिंग एबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बीटी क्रॉप्स क्या हैं, लाइक कॉटन मेज, ये प्रोवाइड करती हैं टारगेट स्पेसिफिक पेस्ट कंट्रोल। यहाँ पे हम केमिकल पेस्टिसाइड का रिडक्शन हो चुका है इस वजह से, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और सेफर है नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए। सो दिस इज़ योर टेक्निक ऑफ एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ क्राइटोक्सिन। अब मैकेनिज्म क्या होता है, एक क्रिस्टल है, डिज़ोल्व किया हमने क्रिस्टल को और टॉक्सिन को एक्टिवेट कर दिया, इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। अब इसको कट किया तो एक जो है वो है प्रोटॉक्सिन अलग हो गया, अब ये एक्टिवेट हो गया, वो है एक्टिवेटेड टॉक्सिन। अब ये इंसेक्ट के गट में जाएगा। इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन कंडीशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, उनकी एपिथीलियम, गट एपिथीलियम को रप्चर कर देती है और इंसेक्ट मर जाता है। इंसेक्ट जो है वो इंजेस्ट करेगा क्रायो प्रोटीन को एज अ प्रोटॉक्सिन, वहाँ जाके वो प्रोटॉक्सिन अलग हो जाएगा, एक्टिव टॉक्सिन अलग हो जाएगा, क्योंकि अल्कलाइन सिचुएशन में जो प्रोटॉक्सिन है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट टॉक्सिन जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा मिडगट एपिथेलियल सेल पे, उससे क्या होगा, पोर्स बन जाएंगे सेल मेम्ब्रेन में और ये सेल लिसिस हो जाएगी और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, अल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड है ऑफ इंसेक्ट गट, और यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है गट सेल पे। अब एग्जाम्पल पूछा था क्राइजीन का, तो क्राई1AC जो टारगेट करता है कॉटन बोलवर्म को, जो है हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। देन हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बहुत ही स्लो और ऑर्डर में चलने वाली प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज कंपोजिशन और कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है एक एरिया में ओवर टाइम। अब सक्सेशन भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन ये है कि अगर कोई न्यूड लैंड है, बेयर लैंड है, उसके ऊपर सक्सेशन हो रही है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर सेकेंडरी सक्सेशन कैसी है कि उस लैंड पे पहले भी फसल थी, पर ड्यू टू सम कैलामिटी वो फसल जल गई या कुछ भी उसके साथ हो गया, तो अब उस लैंड पे अगर फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो वो फास्ट होगी एंड वो सेकेंडरी सक्सेशन होगी। अब सक्सेशन इस सिचुएशन में कैसी होती है, एक है अबैंडन्ड लैंड आफ्टर फ्लड्स। मेरा वही कहने का मतलब है कि कैलामिटी हो गई तो उस टाइप के सक्सेशन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। ये फास्ट होगी, यहाँ पे रिकॉलोनाइजेशन फास्टर होगा क्योंकि यहाँ पे सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे वो डिस्टर्ब ही क्यों ना हो। कुछ सीड्स, रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन होंगे। एक होती है बेयर रॉक। बेयर रॉक मतलब जहाँ पे कोई भी पहले लैंड नहीं है, कोई भी एनिमल्स नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है, तो इस टाइप की सक्सेशन है प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पे कोई भी सॉइल नहीं है, लाइफ प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनिज्म को स्क्रैच से स्टार्ट करना है और इसको हम स्लोवर प्रोसेस बोलते हैं। अब कंपैरिजन करना है पायनर स्पीशीज और रेट का, तो प्राइमरी सक्सेशन में लाइकन्स और मॉसेस सबसे पहले आएंगे और वो रॉक के ऊपर ग्रो करके वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू रॉक का ब्रेक डाउन करेंगे और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो कि एक फ्लडेड लैंड है जिसका हमने एग्जांपल लिया है, वहाँ पे ग्रासेस और हर्ब्स प्रेजेंट होंगे और ये अडेप्टेड सॉइल कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी सक्सेशन हमारी स्लो होगी, सेकेंडरी सक्सेशन हमारी फास्टर होगी। सो दिस इज लाइफ साइकिल दैट यू हैव टू मेक और यू हैव टू लर्न। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. This is example of secondary succession. This is example of primary succession. Then the last question, what is nuclear lamina? Nuclear lamina is a dense, मतलब बहुत ही साथ में कंजेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट फाइब्रस नेटवर्क है इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स का, जो प्रेजेंट है इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप में। इनका काम क्या होता है, ये न्यूक्लियर की शेप को मेंटेन करके रखते हैं, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये क्रोमेटिन को एंकर करते हैं, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनका ज़्यादा रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में, और ये न्यूक्लियर एनवेलप की रीअसेंबली में हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के बाद। अब न्यूक्लियर लमाइना अगर डिसऑर्डर हो गया तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसमें डिस्टॉर्शंस आएगी, उसकी शेप बिगड़ जाएगी, जिससे ब्लैब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। डिसऑर्गेनाइज क्रोमेटिन अरेंजमेंट से क्या होगा, इम्प्रॉपर अटैचमेंट होगी क्रोमेटिन की, जिससे क्या होगा, लॉस होगा नॉर्मल क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का और न्यूक्लियस में डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपका EMRS का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट फ्रॉम माई साइड इज़ क्लियर। आई विल नॉट प्रोवाइड PDF ऑफ दिस because it takes lot of time to make this video. Just you can pause the video and take screenshot or make your own notes.
इफ़ यू वॉन्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जितना हेल्प कर सकती थी मैंने आपको उतना हेल्प कर दिया है। इफ़ आई गेट टाइम देन मैं आपको MCQs भी करवा दूंगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ कंसेप्ट बता दूंगी कि कौन से MCQ में कौन सा कंसेप्ट था और हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।